हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज हम जो जलवायु का सेकंड पार्ट है वो करने वाले हैं, और जिसमें हम मतलब पूरा जो जलवायु वाला चैप्टर है वो तीन पार्ट में होगा आपका। एक पार्ट पहले से अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है और उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा, ठीक है, जिसमें कि ओवरऑल आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाएगा और आप अच्छे से हर एक टॉपिक को समझ लीजिए और जो आपको यूज़फुल लगे। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें पूरा चैप्टर कुछ भी छोटा नहीं है, ठीक है। और अगर आगे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला है हमारा कोरोलिस बल, जो हमें समझना है। कुछ टर्म्स पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज़ होगा, तो उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहले सबसे पहला है कोरोलिस बल, जिसे हम कोरोलिस फोर्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरोलिस बल कहा जाता है। यानी कि क्योंकि जो अर्थ है वो रोटेट यानी घूमती है, तो उसके घूमने की वजह से जो एक फोर्स जनरेट होता है, जो एक बल उत्पन्न होता है, उसी को हम कोरोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। अब ये होता क्या है, कैसे विक्षेपित होती है? इस प्रकार से जो पवनें हैं यानी जो हवाएं हैं वो डाइवर्ट होती है, विक्षेपित होती है, वो हम इस डायग्राम से समझेंगे। जैसे ये इक्वेटर होता है, भूमध्य रेखा, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होता है आपका, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। यानी ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हमारा और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, जो इस वाले एरिया में जो हवाएं चलती हैं वो कोरोलिस फोर्स की वजह से अगर यूं आ रही है, देखो ये हवा है एक्चुअल, ये हवा है स्ट्रेट, ठीक है। तो स्ट्रेट नहीं आकर के ये यूं मुड़ रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी जो ऊपर की हवाएं हैं वह ऐसे नहीं आकर के वो यूं मुड़ जाती है, ठीक है, मतलब इस तरह से मुड़ जाती है वो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोरोलिस बल की वजह से हो रहा है, कोरोलिस फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी हवाएं जो है वो ऐसे ही ना जा करके वो टर्न हो जाती है, इस तरीके से मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इफेक्ट ऑफ कोरोलिस फोर्स, यानी हवा जो है वो क्या होती है, डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। अब अगला जो टॉपिक हमें समझना है वो हमें समझना है जेट धाराएं यानी जेट स्ट्रीम्स। अब ये होता क्या है? तो उसे समझने से पहले हमें एक चीज़ जान लेना है कि जो वायुमंडल है पृथ्वी की, ये अर्थ है, यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा दिख रहा है, ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर जो वायु की जो अलग अलग परतें हैं उनके क्या नाम है? तो आप देख सकते हो उसे पहला जो लेयर है वो शोभमंडल है, जिसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दूसरा जो है वो समताप मंडल है, जिसे स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। मध्य मंडल है मेसोस्फेयर। आयन मंडल है आयनोस्फेयर। और बाह्य मंडल यानी एक्सोस्फेयर, ठीक है। ये 5 जो है वो वायु की अलग अलग परतें होती हैं पृथ्वी के ऊपर। तो जो हमें नाम याद रखना है वो याद रखना है सौरमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। यानी कि जो जेट धाराएं हैं वो ऐसी हवाएं होती है जो कि सौरमंडल में चलती हैं, ठीक है। यानी जेट धारा बेसिकली है क्या? हवा है, ठीक है। और कौन सी हवाएं हैं स्पेशली? जो कि सौरमंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में जो बहती हैं, उन हवाओं को ही हम क्या कहते हैं? जेट धाराएं कहते हैं, ठीक है। और ये बहुत तेज़ी से चलने वाली हवाएं होती हैं। अब ये हमारे भारत के क्लाइमेट को कैसे इफ़ेक्ट करती, मतलब कैसे प्रभावित करती है, ये सब हम एक आपका एक अलग टॉपिक है भारत में मानसून का आगमन, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले जो जो टर्म्स सबके लिए इम्पोर्टेंट थी वो सब मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है। अब इस डायग्राम से हम इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये पृथ्वी है, टोटल पृथ्वी पर 4 प्रकार की जो हैं वो जेट धाराएं बहती हैं, ठीक है, इस तरीके से। और 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। तो ऊपर वाली जो ये दोनों हैं ये पोलर जेट होती है, बहुत ठंडी हवाएं होती हैं ये, क्योंकि हमें पता है नॉर्दर्न और ये जो साउथ और नॉर्थ पोल में बर्फ़ जमा हुआ है, इसलिए ये इलाका बहुत ठंडा होता है, ठीक है। और जो इक्वेटर के ऊपर जो इस तरह की जो हवाएं चलती हैं ये, ठीक है,
ये होता है हमारा सब ट्रॉपिकल जेट, यानी उष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं। ठीक है, जनरली इनका जो नेचर है वो गर्म होता है, हॉट होता है ये। अब ये इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये आप अगर मतलब जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए, बाकी हिंदी में आपको मैंने बता दिया, बाकी नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, कि जेट धाराएं ऊपरी सौरमंडल के संकीर्ण क्षेत्र में तीव्र वेग से बहने वाली पवन होती हैं। ठीक है, अब जो हमें बेसिकली पढ़ना है वो हमें ये वाला जेट स्ट्रीम पढ़ना है जो हमारे इंडिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ठीक है, जो कि हम एक डिफरेंट टॉपिक में कवर करेंगे। बस यहाँ आपको एक नाम याद रखना है कि जेट स्ट्रीम्स होती हैं जो कि तेजी से बहने वाली पवनें होती हैं। ठीक है, और ये कौन सी लेयर पे बहती है? क्षोभ मंडल पे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, भारत में प्रमुख ऋतुएं, यानी कि सीजन्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली इंडिया में 4 प्रकार का हम मौसम अनुभव करते हैं, 4 प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं, जो है सर्दी है, गर्मी है, और आगे बढ़ता मानसून, और पीछे हटता मानसून। तो 4 टॉपिक में हम इस जो भारत के जो मौसम है उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है सर्दी, जिसे शीत ऋतु कहा जाता है, जो अभी हम सब जो है वो फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो इसी मौसम को हम शीत ऋतु कहते हैं, यानी कि सर्द ऋतु कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्तर भारत में, क्योंकि हम सब उत्तर भारत में ही रहते हैं, ये उत्तर भारत में मध्य नवंबर से शुरू होकर के फरवरी के अंत तक ही रहता है। ठीक है, और दक्षिण से उत्तर की ओर इसका जो तापमान है वो घटता जाता है। यानी कि अगर हम भारत में जैसे हिमालय पर्वत की तरफ, यानी उत्तर में आपको याद रखना है हिमालय पर्वत है, तो दक्षिण से उत्तर की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं हम, तो तापमान जो है वो घटता जाता है। और दक्षिण में इतना प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमें पता है कि दक्षिण भाग में जो भारत है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, और क्योंकि तीनों ही तरफ से पानी है, इसलिए यहाँ का जो मौसम है उस पर इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि उत्तर भारत में पड़ता है। क्योंकि अभी हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि जिन क्षेत्र में पानी रहता है वहाँ पर जो तापमान है वो विषम बना रहता है, यानी ना वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है ना वहाँ ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो सर्दी है वो उत्तर भारत में अनुभव किया जाता है। इसके अलावा इसकी क्या खासियत है कि दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। ठीक है, यानी दिन में क्योंकि सूरज निकल जाता है तो हमें हल्का गर्मी का अनुभव होता है, मतलब ठीक ठाक मौसम लगता है, और रात में और सुबह के समय बहुत ठंड हमें अनुभव होता है, महसूस करते हैं। उत्तर भारत में पाला पड़ना आम बात है, और हिमालय के उच्च ढलानों पर बर्फ ढलती है। ठीक है, यानी कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ये सब, उत्तर प्रदेश, ये सब जो इलाका आता है, तो इन सब में जो पाला पड़ता है, यानी कि पाला पड़ना मतलब बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, और हिमालय के क्षेत्रों में, यानी पर्वतीय क्षेत्र में जो है वो बर्फ़ गिरती है। ठीक है, जैसे कि आजकल हम न्यूज़ में देख रहे हैं, और इसी वजह से लोग जो हैं कुल्लू मनाली, शिमला, देहरादून जैसी जगहों पर घूमने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो बर्फ़बारी का आनंद लेते हैं। यानी कि वो एज अ टूरिस्ट स्पॉट होता है, तो वहाँ पर वो बर्फ़ जो पड़ती है उसमें वो इंजॉय करने के लिए जाते हैं। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश भर में चलती हैं। ठीक है, यानी कि व्यापारिक पवनें वो पवनें होती हैं जो कि स्थानीय पवनें नहीं होती, मतलब बह के कहीं से आती हैं। व्यापारिक पवनें वो चलती हैं। उत्तर भारत में एक कमज़ोर उच्च दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, और हल्की मंद पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर चलने लग जाती है। तो इसकी ये विशेषताएं हैं कि जो हवाएं हैं वो उच्च दाब, मतलब उच्च दाब क्षेत्र जो है वो उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसके अलावा चक्रवाती विक्षोभ के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। कई कई जगह पे आपने सुना भी होगा कि बारिश होती है ठंड में। तो सर्दियों में होने वाली बारिश को हम महावट कहते हैं, ये आपको याद रखना है, और ये रबी फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, महत्वपूर्ण होती हैं। अब यदि हम ग्रीष्मकाल की बात करें, जैसे कि समर सीज़न जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्मकाल पाया जाता है, मतलब पाई जाती है। गर्मी का मौसम रहता है। ग्रीष्मकाल में तापमान बढ़ता है और वायु दाब में कमी आती है, क्योंकि तापमान बढ़ने की वजह से जो हवा में नमी है वो लगभग ख़त्म हो जाती है। और मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जब भी हवा गर्म होगी तो वो निम्न दाब की हो जाती है, यानी लो प्रेशर जो है वो उत्पन्न करती है। इसके अलावा लू, गर्मियों में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहते हैं। ठीक है, और जब लू, पता ही है कि हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। गर्म हवाएं अगर लग जाती हैं तो तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, तो लू से बचने के हमारे घरों में बहुत तरह के उपाय भी किए जाते हैं।
तो लू चलना जो है वो गर्मियों की एक विशेषता है। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी कहते हैं, ठीक है। यानी कि क्योंकि गर्म हवाएं होती है और कई बार क्या है बारिश होती है, और ये बारिश जो है वो बहुत नुकसानदायक हो, जिस देखो हमने पढ़ा काल, काल मतलब यमराज वाला काल होता है ना, तो काल वैसाखी मतलब ऐसी बारिश जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं फसलों के लिए भी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, काल वैसाखी बोलते हैं। ग्रीष्मकाल के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसून वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है। यानी कि बारिश के आने से पहले जो कर्नाटक केरल वगैरह में हल्की बारिश होती है, जिसे मानसून पूर्व बारिश कहा जाता है, तो इसकी वजह से आम जो है वो जल्दी पकने लग जाते हैं, इसलिए इस प्रकार की बारिश को आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है। तो अब तक हमने बारिश के 3 नाम पढ़े हैं। एक तो महावट पढ़ा जो सर्दियों में होने वाली बारिश होती है, एक हमने काल वैसाखी पढ़ा जो कि अप्रैल के महीने में यानी गर्मियों में जो बारिश होती है, उस बारिश को बंगाल में स्पेशली जो है वो काल वैसाखी कहा जाता है। और एक थर्ड हमने पढ़ा है आम्र वर्षा, जिसकी वजह से आम पकने लग जाते हैं। तो ये मानसून पूर्व होने वाली बारिश, यानी कि मानसून के आने से पहले जो बारिश होती है कुछ इलाकों में, उसे हम आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक है, स्पेशली कर्नाटक और केरल में। इसके अलावा अब 2 टॉपिक हैं इसमें आपके, जिसमें है आगे बढ़ता मानसून और पीछे हटता मानसून, वो हम एक अगले टॉपिक में अगले लेक्चर में करने वाले हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।